आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी माननीय गोपाल अंजान जी के यहाँ, जिनके संघर्ष की कहानी हम अपने न्यूज़ चैनल की जवानी दिखाएंगे। आइए, हम आए हैं गोपाल अंजान जी के आवास पर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ एमएलसी भी हैं। जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, किस प्रकार बचपन से लेकर अब तक उनका संघर्ष रहा, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार काम किया, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बुलंदियों पर जाने का काम और एमएलसी बनने तक की कहानी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेरा जन्म 1964 को हरदोई के अहरोरी ब्लॉक के अंतर्गत गोपालपुर ग्राम में हुआ था। वो मेरा ननिहाल था, क्योंकि मेरी माताजी सप्ताह में 2 दिन वहाँ पर भाड़ झोंकने जाती थी और 2 दिन मेरी माताजी और पिताजी दोनों मिलकर हरदोई शहर में जो रेलवेगंज सब्जी मंडी है वहाँ पर हमारा भाड़ का भूनने का काम था। मैं मात्र 7 महीने का विपरीत परिस्थितियोंवश, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी होगी, हमारे पास, हमारे माताजी पिताजी के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं होंगी जो एक बच्चे के जन्म को उस समय की परिस्थितियां नहीं होगी, जिसके कारण हम 7 महीने के पैदा हुए। और जो मुझे परिवार के लोग बताते हैं, हमारे बड़े भाई बताते हैं कि हम सरसों के तेल के ट्यूब में 2 महीने रहे। वो उस समय का कोई उपचार होता होगा। वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ होती है और मैंने प्राइमरी हरदोई रेलवेगंज बालक जूनियर हाई स्कूल से की। 6 और 7 7 और 8 दलपतपुर के किसान माध्यमिक विद्यालय से किया। 8वीं क्लास हमने फिर हरदोई से किया। 9वीं 10वीं हमने श्यामलाल माध्यमिक विद्यालय कटघर से किया। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुरादाबाद किस प्रकार आए हरदोई से? मेरे माता पिताजी की असमय मृत्यु हो गई। परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। हमारे पिताजी बीमार हुए। हमारे पिताजी के क्योंकि उपचार के पैसे भी नहीं थे और उसी क्रम में हमारी माताजी की भी डेथ हो गई। 80 में हमारा पूरा परिवार टूट गया और हम अपने भाई के साथ दलपतपुर आ गए। मुरादाबाद में भी दलपतपुर पहुंचने के बाद हमने चने बेचे, मूंगफली बेची, छोले बेचे। उसके बाद उन्हीं दिनों में 1 साल के अंदर ही हमारे भाई का स्थानांतरण मथुरा हो गया, तो मैं उनके साथ नहीं गया। मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत कर दी। उस संघर्ष की शुरुआत में मैंने दलपतपुर डेयरी में एक टेम्पो पे लोडिंग का काम किया, फिर दूध बेचने का काम किया, फिर दलपतपुर में हमने चाय बेचने का काम किया। और करते करते उसी समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गया 1984 में, और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल का मंत्री बन गया। वहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होती है। आते आते 88 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बन गया, प्रचार मंत्री और कार्यालय मंत्री बना। 1992 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बन गया। उसी समय मेरा विवाह भी मधु अंजान के साथ हो गया। वो भी एक सामान्य परिवार की थी। हम चलते रहे। हमने अपने शुरुआती दिनों में
जब मेरे पास रहने को घर नहीं था तो हमने पराग डेयरी में जो कैंटीन होती है, हमने कैंटीन में रात बितानी शुरू की फर्श पे। कुछ दिन हमने दलपतपुर रेलवे स्टेशन पे भी 4-5 महीने का समय गुजारा। उसके बाद हम कटघर आ गए। कटघर में हमारे भाई ने एक मकान बनाया था जो केवल एक ढांचा था। हम उस ढांचे में रहे। उसके अंदर न लैट्रिन था, न बाथरूम था, न नल था, न पानी था, कुछ नहीं था। कुएं से पानी भरते थे, वही रहते थे। हम दलपतपुर गांव भी बहुत रहे। बढ़ते बढ़ते जब 1992 में मैं अध्यक्ष बना तो मेरे पास 12x15 का एक कमरा था। वहाँ से मेरी यात्रा आरंभ होती है। और क्योंकि मेरी पत्नी बीएड थी, उनको भी नौकरी नहीं थी। मेरे पास भी मैं 1200 रुपये महीने की नौकरी करता था। मेरी पत्नी 600 रुपये महीने की नौकरी करती। वो पढ़ाती थी और मैं डेयरी में, पराग डेयरी में दूध बेचने का काम करता था। यात्रा आरंभ होती रही। कई मंचों पर आपने अपनी पत्नी का जिक्र करा है कि उनके कारण मुझे काफ़ी सफलता, उन्होंने परिवार का ध्यान रखा, मैंने राजनीति में अपना कदम रखा। फिर उसी समय हम, क्योंकि युवा मोर्चे के अध्यक्ष बन गए, फिर मैं अध्यक्ष पद से हटा तो क्षेत्र का प्रभारी बन गया, पश्चिम का। उस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे। फिर मैंने तय किया, आपस में समझौता किया पत्नी के साथ कि आप परिवार देखो और मैं पार्टी का काम करता। तो परिवार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी मेरी श्रीमती जी ने उठा ली और हम, जो राजनीतिक क्षेत्र से हमारे घर का भी कोई संबंध नहीं था और ना मेरे कोई राजनीति में कोई मेरा संरक्षक था। उस समय के नेता हमारे स्वर्गीय प्रेमशंकर शर्मा जी, विजय प्रकाश त्यागी जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह, इनके मार्गदर्शन में जब हमने काम करना शुरू किया तो काम करते 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 मैं प्रदेश में प्रदेश का मंत्री बन गया, युवा मोर्चे का। वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। जो दलपतपुर का संघर्ष था मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन में शपथ ले ली थी कि ना मुझे बेईमानी करनी है, न बेईमानों के साथ रहना है, ना मुझे किसी से कुछ लेना है, और जो कुछ मैं किसी के लिए कर सकता हूँ वो करने का काम करूँ। हम चलते रहे, अपने संघर्ष करते रहे। और उससे पहले मैं जब श्यामलाल माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था तो उस समय विद्यार्थी था, बुद्धि विवेक इतना ज़्यादा नहीं था। तो उसी समय से विद्यालय से संघर्ष आरंभ किया। विद्यालय की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को लेकर हमने संघर्ष किया। उस संघर्ष के नाते मुझे राजनीति में स्थान मिला। मैं संघ का 1975 में स्वयंसेवक बन गया था, हरदोई में ही। तो यहाँ संघ की विचारधारा से जुड़ता चला गया और जुड़ने के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी चरम पर था तो राम जन्मभूमि आंदोलन में मैंने रामपुर की जेल में 34 दिन गुजारे। उसके बाद फिर राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ। परिवार का उस समय, परिवार कोई नहीं, मेरे पति पत्नी थे, हमारे भाई भाभी थे, उनका संरक्षण था, पर सहयोग किसी का नहीं था। मेरी पत्नी की केवल सहयोग था। तो हम लोग चलते रहे, अपना काम करते रहे। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में जब ढांचा गिरा तब भी हम रामपुर जेल में थे। और जेल में यात्रा करने के बाद उससे पहले भी एक बिजली विवाद कांड हुआ था संदीप अग्रवाल जी के साथ, उसमें भी जेल गया। उससे पहले मैं दलपतपुर में रहता था, उस बार भी मैं राम कुंवर सिंह यादव जी के नेतृत्व में जेल गया। मैं जेल जाते जाते राम जन्मभूमि आंदोलन जो मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गया था कि मुझे कुछ करना है, और मैंने जीवन में शपथ ले ली थी कि मैं विधानसभा के अंदर उस दिन प्रवेश करूंगा जिस दिन मैं विधायक बन गया। मेरा पार्टी का कार्यालय बिल्कुल सामने था, मैं पार्टी कार्यालय में रहता था, परंतु युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते पर मैं विधानसभा में नहीं जाता था। मेरा अपना प्रण था। वो प्रण मेरा पार्टी में काम करते करते मुझे विश्वास था एक दिन मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिलेगा। ये मेरे प्रण था, मेरा संकल्प था, और संकल्प को हमारे भगवान श्री राम जी ने, हनुमान जी की कृपा से मुझे वो सिद्ध भी हुआ।
मैं, क्योंकि आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं, आप जानते हैं जी, मेरी राजनीतिक यात्रा में कोई मुझे सहयोग करने वाला नहीं, कोई सहयोग नहीं देता, किसी ने एक पैसे का सहयोग नहीं दिया, कोई अपने घर बैठाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस समय अगर कोई बैठा लेता तो मुझे रोटी खिलवाता, भोजन कराता, तो कोई बैठाता नहीं था। मुझे कोई आर्थिक सहयोग हुआ तो अरविंद कुमार गोयल, कभी आर्थिक सहयोग हुआ तो एक अशोक मेहरोत्रा थे हड्डी मिल वाले, उनसे मुझे कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती थी, और तथा मेरी पत्नी कुछ सहायता करती थी। तो मैं 3-3 महीने बाहर रह के, और आप विश्वास करें, जब मेरी बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होने के दूसरे दिन मैं लखनऊ चला गया, फिर उसके बाद मैं प्रदेश के प्रवास पे चला गया। प्रदेश के प्रवास में 3 महीने बाद मैंने अपनी बेटी देखी, और वो भी प्रभात मार्केट पर, वो भी 2 मिनट के लिए। मैंने अपनी बेटी नहीं देखी 3 महीने तक। हमने, जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने अपने बेटे को 2.5 महीने बाद देखा। उस समय भी पार्टी का संघर्ष जारी था। मैं पांडी विरोध पार्टी की स्वतंत्र देव सिंह महेंद्र सिंह जी के साथ काम करते करते अपने घर को भूल गया था। परिवार, हमारी पत्नी देखती थी, और एक दिन ऐसा आया कि हमको अवसर प्राप्त होता गया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बन गया अक्टूबर 2018 में। वो मेरी प्रगति के दिन आरंभ हुए। मेरा जो घर नहीं था, मुझे मेरे छोटे घर में रहता था, 25 गज का घर था। फिर मैंने वहीं कटघर में 50 गज के घर में पहुंचा। 50 गज के बाद मैं लाजपत नगर में 100 गज के मकान में पहुंचा। आज मैं नए मुरादाबाद में 175 मीटर के मकान में रहता हूँ। ये सब भगवान राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का और मेरे साथ संघर्ष, ये सब प्राप्त होता रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद मजदूर महासंघ का अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बना, संघ प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री बना। उसके बाद मैं क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना। मैं 5 जिलों का जिला प्रभारी रहा। पार्टी मुझे बढ़ाती गई। संघर्ष को देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि पार्टी ने हमको, माननीय सुनील बंसल जी तत्कालीन प्रदेश महामंत्री संगठन का फोन आता है। मैं मथुरा में था, हमारे एक विकल जी छोटे भाई है, मैं उनकी गाड़ी से गया था मथुरा में दर्शन करने भगवान श्री कृष्ण जी के। उसे मुझे उनका फोन आया कि तुमको खादी बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका दर्जा राज्य मंत्री कद है, आके ज्वाइन कर। मैं उसी काम करते करते एक दिन ऐसा आया 2021 में अक्टूबर में के महीने में, फिर सुनील बंसल जी भाई साहब का फोन आया कि आपको विधायक बनाया, एमएलसी बनाया जाता है और आप लखनऊ में रहिए। तो मैं आज एमएलसी के रूप में आप सबके सामने हूँ, और मैं, कोई संघर्ष जीवन में व्यक्ति के चलता रहता है। जिन परिस्थितियों में हम काम करते थे उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। हमने बर्फ के सिल्लियों पर जिलाध्यक्ष के नाते जोया से लेके मुरादाबाद तक की बर्फ सिल्ली पर खड़े होकर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नाते काम किया। उस समय बृहद जिला था, ना संभल था ना अमरोहा था। उस बहुत बड़े जिले में गंगा जी के किनारे से लेके और ठाकुर द्वारा काशीपुर तक हम लोग स्कूटर से, बस से या साइकिल से यात्रा करते थे और भारतीय जनता पार्टी को काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको इस योग्य समझा, और भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ के रूप में देखता हूँ, और मेरी माँ ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं आज के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहता हूँ, काम करते रहो, एक दिन अवसर अवश्य आएगा। अच्छा, आपने अपने जेल के दिन नहीं बिताए, आपने इतनी भावुक
बातें बताई अपने जीवन की कि मैं भी भावुक हो गया। कुछ बातें शायद मुझे भी नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली। लेकिन जेल का जो ये सफ़र रहा आपका, उस सफ़र में आपके परिवार का कौन देखने वाला था? मेरे परिवार में कोई नहीं देखता। जब मैं जेल गया था, आप विश्वास मानो, 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का अधिवेशन होता है आज के प्रयागराज में, उस समय के तत्कालीन इलाहाबाद। मैं कई कार्यकर्ताओं के साथ गया। ना मेरे पास किराया था, ना मेरे पास कपड़े थे, ना मेरे पास पैसे थे। बस कुछ लोग मुझको लेके गए थे। वो अधिवेशन में मैं 3 दिन रह के आया, वहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं एक बार जेल गया, गांव में रहता था दलपतपुर में। जेल में 12-14 दिन रहा। प्रेम शंकर जी हमारे नेता थे, राम कुमार सिंह यादव जी मेरे नेता थे। फिर मैं जेल गया श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले काल सेवा यात्रा में, रामपुर में रहा। 34 दिन बहुत अच्छे गुजरे। उस समय भी मेरा घर परिवार नहीं था। जब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन, तो मेरी शादी हो चुकी थी। कुछ ही दिन, 6 दिसंबर को ढांचा गिरा है, 17 नवंबर को शादी हुई थी। 17 नवंबर और 6 नवंबर के बीच में आप जोड़ दो कितने दिन होते हैं। उसके बाद हम सुबह 4 बजे जेल चले गए शादी से आते ही, और उसके बाद हम कुछ जेल की कहानी भी आप कभी कभी बताया करते थे अपने साथियों को कट करके, तो हम सुनते थे। तो जरा उसका एक छोटा सा वर्णन आप बोलेंगे तो जरा अच्छा लगेगा शायद। वो था, मेरी पत्नी से हमारे संबंध थे, तो जेल में अत्याचार होता था, वो था जी। धन्यवाद। आज हम ऐसे एमएलसी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिले जिन्होंने बचपन से संघर्ष के दिनों को किस प्रकार अपने बताया, हमारे चैनल के द्वारा एक एक चीज को बताया विस्तार से। हमारे बीच में मधु अंजान जी भी हैं, जो बताएंगे, गोपाल अंजान जी की परिचय बताएंगे, किस प्रकार संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया जेल जाकर भी और वैसे भी। बताइए भाभी। शादी हमारी हुई थी 1982, और उस समय मुझे इतना पता था कि ये राजनीति में रहते हैं, तो मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। और उसी बीच में जब शादी हुई तो मैं उस समय बीए कर रही थी, एमए में एडमिशन लेने वाली थी। तो राम मंदिर आंदोलन बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा था उन दिनों। फिर शाम को बहुत देर हो गई जब घर नहीं आए, मैंने बड़ा लेट हो गए। उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, मोबाइल वगैरह कुछ होते नहीं थे। बहरहाल किसी से पता लगा कि इनको ले गए हैं और रामपुर में बंद कर दिया है। अब बड़ा दिमाग परेशान हुआ। बट मतलब कुछ ही टाइम पहले शादी हुई और हस्बैंड हाँ, जेल में, हाँ, तो मतलब कैसा महसूस है? मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बड़ा परेशान थी, समझ ही नहीं आ रहा था। 17 नवंबर को शादी हुई और 4 नवंबर को हम जेल चले गए। हाँ, अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा 4 था, दिसंबर को। तो इतना खराब सा लग रहा था, सच पूछो। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को जो है पढ़ाई में डुबो दिया। मैं चौथे दिन से कॉलेज चली गई, बल्कि वहाँ की जो मैम थी, शमा अग्रवाल मैम, इकोनॉमिक्स की, तो बोली मतलब तुम्हारी तो शादी हुई है अभी, तुम जल्दी कॉलेज आ गई, और वो भी सादा। मैंने कहा मैम लोकल शादी हुई है, बाकी मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं क्या बात है क्या नहीं है। पर मन तो ख़राब था ही अंदर से। ऊपर से घर वाले सब कह रहे हैं कि क्या देखा क्या करा, शादी कर दी। मैंने कहा जो है वो ठीक है, आगे देखते हैं, ईश्वर का तो साथ है ही, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अब जब अभी हम राम मंदिर का जब ये इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, उसके बाद जब हम मंदिर गए तो दर्शन करने के बाद इतने आंसू निकले कि मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस वजह से जेल जा रहे हैं वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, कि हम इतने अच्छे ओहदे पे होने के बाद भगवान अपने दर्शन के लिए हमें ऐसे बुलाएंगे। भाभी जी, आपने मुझे भी भावुक कर दिया आपने, क्योंकि वो पल भी उस समय मतलब हमारे समझिए गुरु जी, और इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा हूँ। और मतलब बोलना भी, मैं आपको बताऊं कि इनको देखकर मैंने आगे बोलना सीखा है। तो जब वो आप बताते हैं कि जेल जाने के बाद और फिर राम मंदिर का भव्य
स्वागत। मैं भी गया वहाँ पर, मेरे भी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे कि प्रभु की मुझे ऐसी प्राप्ति आज तक नहीं हुई। लेकिन और भाभी जी, कुछ अच्छे पल भी, बुरे पल के साथ साथ कुछ अच्छे भी रहते हैं। अच्छे पल जब सबसे पहली खुशी जब हुई जब हमारी गवर्नमेंट आई, इससे अच्छे पल हुए जब हमारी यूपी में गवर्नमेंट आई। क्योंकि मैं ABBP में भी काम करती थी, तो थोड़ा सा दब के छुप के काम करना पड़ता था कि किसी को पता ना चले। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहती थी और जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो मुस्लिम भाईरो इलाका था, तो थोड़ा सा अपने को, फिर दूसरी बात घर का माहौल थोड़ा संकीर्ण भरा हुआ था कि अगर कहीं कुछ पता लगा तो पढ़ाई छूट जाएगी, तो ये भी देखना सोचना पड़ता था। तो अपने को सही रखते हुए, परिवार से बैलेंस बनाते हुए मुझे काम करना पड़ा। लेकिन मुझे उसका नतीजा इतना अच्छा मिला कि आज 25 करोड़ की आबादी में मेरे हस्बैंड का नाम होता, इसी को खुश होती हूँ। जब आपकी सरकारी नौकरी लगी और आपको लगा कि हाँ, भाई साहब को भी लगा कि कुछ जिम्मेदारी शायद बच्चों की अब कम हुई, कि अब मैं राजनीति में फ्री हैंड हो गया और परिवार की जिम्मेदारी मधु भाभी को मिल गई। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी, फिर उसके बाद मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। तो कोशिश करती रहती थी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए तो कम से कम भविष्य तो सेफ हो जाएगा। लेकिन जब मेरी ये पहली जॉब लगी तो हालांकि सैलरी कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुकून था कि रोटी पानी अच्छी चल जाएगी, बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो है उसमें भी प्रमोशन होता गया, ग्रेड बढ़ गया। और ये भी इत्तेफाक है कि जो 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग लगा, 7वां वेतन आयोग लगा, तब हमारी भाजपा की सरकार थी। बहुत 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 बढ़िया भाई साहब, आप भी कुछ अच्छे पल, जो खूबसूरत पल आपकी लाइफ के रहे हो। मेरा सबसे खूबसूरत पल उस दिन का है जिस दिन श्री राम जन्मभूमि में पहली बार भव्य मंदिर में हमने दर्शन किया। मेरा भव्य पल वो रहा जिस दिन मैं खादी बोर्ड का उपाध्यक्ष बन के मैंने कार्यक्रम में गया और मैंने अपने पद को ग्रहण किया। तो मैंने सोचा कि मैं श्रम प्रकोष्ठ में काम करते हुए आया हूँ और अंतिम व्यक्ति जो हमारी विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस विचारधारा को मैं भी गिलहरी की भूमिका राम सेतु में अदा कर सकता हूँ। तो उस दिन मुझे प्रसन्नता हुई और मैंने 3.5 साल बहुत कठिन परिश्रम करके श्रमिकों को, कतिन बुनकरों को, रुई के किसानों को, रंगरेजों को, कपड़े धोने वालों को जितना कुछ सहयोग कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया। जब अवसर मिला विधान परिषद में सदस्य बनने का तो मुझे भी वेतन मिलने लगा। जब वेतन मिलने लगा तो उस दिन और खुशी हुई जिस दिन मैंने 2 बच्चों की फीस जमा करके उनको इंटरमीडिएट कराने का प्रयास। अच्छा भाभी जी, भाई साहब ने अभी बताया था, जब बात चल रही थी तो भाई साहब ने हमें बताया कि मेरा पहला बेटा हुआ, बेटी हुई, तो मैं 2.5 महीने बाद मैं अपने बेटे को देख पाया। तो उसका क्या पल थे वो, जब 2.5 महीने बाद देखा होगा, और आप क्या सोचती थी उस समय जब बच्चा हुआ पहला आपके? पल की क्या बताऊँ, देखो जब डिलीवरी होने के बाद लेडीज़ की सबसे पहली तमन्ना ये होती है कि इसका पति उसके पास हो। चांस की बात है उस समय मेरे पास नहीं थे, पर कोई नहीं, वो मैं समझती थी कि भाई काम ऐसा है, नहीं यहाँ मिला। लेकिन हाँ, जब इन्होंने उसे लिया गोदी में, खुश हुए बहुत ज़्यादा देख के, अच्छा लगा। नहीं, अच्छा यही परिस्थिति जब बेटा हुआ तब भी आई 3.5 महीने की, यही बताया हाँ, भाई साहब ने। तब भी परिस्थिति यही थी। और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मैं इसकी विशिष्ट बेटी थी, ये ट्रेनिंग कर रही थी और मैं उस दिन स्कूल से ही आई थी। मैं पूरे टाइम अपना काम करती रही, अपने आप को मतलब काम में ज़्यादा इधर उधर की ना सोचना दिमाग में आए, इसलिए मैं अपने को व्यस्त रखती थी। क्योंकि जब थोड़ा सा भी खाली बैठो तो विचार तो आते ही हैं दिमाग में। तो ऐसा कुछ नहीं, यार
ये भी बाद में उस समय तक फ़ोन की भी सूचना हो गई थी, फ़ोन चल पड़े थे। जब बेटी थी तब फ़ोन नहीं थे। PNT आ गए थे उस समय। हाँ, तो आ गया था, तो ये आ गए थे कुछ दिन बाद। बहरहाल, या तो ये कहो, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ मुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। नहीं मैं कुछ कैसे कर कभी लेती हूँ? कभी भाभी जी आपके मोहल्ले के लोग या आपके रिश्तेदार भी कहते होंगे कि बेटा बेटी हुई है तो नहीं है यहाँ पे, बेटा हुआ है तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ तुमने कैसा पति ढूंढ लिया, कभी हाँ, ऐसे भी कहते करते थे, होंगे? ऐसा नहीं है, बहुत कहते थे, तो बहुत कहते तो लेकिन आप उस चीज को झेलती कैसे थी उस समय? आप मतलब उन्हें क्या समय जवाब दे पाती थी? थे। समय या था, कट गया, खैर जैसा भी था, खैर वो अच्छा। मैं ज़्यादा याद भी नहीं करना चाहती, सही पूछो तो उन दिनों को, लेकिन कट गया, पर उसका सुखद परिणाम अब सामने है। धन्यवाद। भाई साहब, जब आप कटघर में रहा करते थे तो किस प्रकार आपका भोजन दाना पानी की व्यवस्था होती थी? कोई नहीं, मैं पराग डेयरी में नौकरी करता था, इतने पैसे मिलते नहीं थे, कोई खाना बनाने वाला था नहीं, तो अपना आटा घोलते थे, पी जाते थे। कभी कभी नमक का हलवा बना लेते थे, कभी कभी मीठा भी बन जाता था, कभी कभी खिला देता था, क्या खा लेते थे। और नहीं तो डिप्टी साहब के अस्पताल पे कुछ होटल थे, जिसमें राधे श्याम का भी होटल था, वहाँ खा लेते थे। और ना गुलाबबाड़ी पे कोई होटल थे, वहाँ खा लेते थे। हाँ, कई कई बार ऐसा हुआ कि भूखे भी सोना। मतलब कोई नेता ऐसा भी हो सकता है जो आटे का घोल बना के पी रहा है, तो सोचो कितने संघर्ष की, कितनी लंबे संघर्ष की कहानी है। अगर ये भावनात्मक तौर पर ना जुड़े तो फिर क्या फायदा? अरे कोई नहीं, ये तो अपने माँ भारती की सेवा करनी थी, और वो दिन मेरी भारत माता से बढ़ के नहीं हो सकते। हमने जीवन को अगर तपस्या की है तो महर्षि दधीची ने तो अपनी हड्डियां दान कर दी थी, हमने तो अपने समय का दान किया है, और आज उसका सुखद परिणाम है कि जन जन के नेता मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यही सुखद अनुभव होता है कि 1984 में जब हमने राजनीति में कदम रखा, इस मुरादाबाद में शादी बारात में मुझे बुलाने वाला कोई नहीं होता था। आज हजारों लोग मुझे निमंत्रण देते हैं, आज बहुत से लोग हमारे मित्र इष्ट मित्र हैं, आज हमको बहुत लोग याद करते हैं, बुलाते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि हर कार्यकर्ता के घर जाऊं, और मैं ये निरंतर प्रयास करता हूं बूथ लेवल के कार्यकर्ता और गरीब कार्यकर्ता के दरवाजे पर जरूर पहुंचूं, वो उत्तर प्रदेश के कोने में हो। और सुखद अनुभव तो एक, अभी 3 महीने पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गया था, तो उन्होंने संघर्ष दिनों की याद दिलाते हुए कहा, गोपाल जी आप बहन जी और सुतन जी को रोटी भी नहीं खाने देते थे काम करने के लिए। हमने कहा महाराज जी, उस समय का समय था, यदि हम संघर्ष न करते, काम न करते, तो मेरी पार्टी यहाँ ना होती। तो वो सब संघर्ष है और मिला जुला संघर्ष है। पर राजनीति में डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और विनोद पांडे, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने और जिनके साथ मैंने काम किया, आज सब उच्च शिखर पर हैं। महेंद्र सिंह जी पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं, पूर्व सरकार में मंत्री थे। महेंद्र जी एक मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ के जो मित्र थे, सबसे संपन्न व्यक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह जी थे, जिन पे गाड़ी घोड़ा सब था। और माननीय दिनेश शर्मा जी का मेरे राजनीतिक में बहुत योगदान रहा है, परंतु मेरी शुरुआती राजनीति में जहाँ से मैंने शुरुआत की है, उसमें माननीय पूजनीय गजेंद्र दत्त नैथानी, जो हमारे उस समय के विभाग संगठन मंत्री थे, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार सिंह यादव अक्का डिलारी, आदरणीय प्रेम शंकर शर्मा जी। आज मैं जो भाषण अच्छा दे लेता हूँ, वो अच्छा नहीं है, प्रयास करता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा बरसती है, उसमें सिखाने में माननीय प्रेम शंकर शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान। परंतु आज मैं राजनीतिक सफलता पे हूँ। मैंने शपथ ली हुई है कि मैं 1 पैसा भी
एक सुई की नोक के बराबर गलत और अवैध नहीं कमाऊंगा। जो मुझे पार्टी आज की कृपा के कारण, मेरी माँ भाजपा के कारण, विधायक से नाते मुझे जो वेतन मिलता है, जो मुझे भत्ते मिलते हैं, मेरी पत्नी की अच्छी आज सैलरी है, मेरी बेटी का विवाह हो गया, वो भी अच्छे इंजीनियर है, अच्छे पद पर है। मेरा बेटा आज बीटेक और MBA करने के बाद अच्छी नौकरी कर रहा है। मुझे किसी चीज़ की कोई अब कमी नहीं है। बस मेरे जीवन में एक लक्ष्य है, ये हिंदुस्तान के हर प्रदेश में भाजपा का शासन हो, सनातन की ध्वज शिखर पर हो और जातिवाद का समापन हो। हम सब जो हिंदू हैं वो सब हिंदू भाई भाई हों और इस देश की प्रगति में महिलाओं का और बेटियों का एक उच्च शिखर पर पहुँचे। वो हमारे से भी ज़्यादा भागीदारी उनकी हो और हर गरीब, जैसे मैंने कष्ट के दिन सहे हैं, आने वाले समय में कोई भी भूखा न सोए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मेरी सरकार प्रयास भी करती है कि कोई भूखा न सोए, इसीलिए अन्न योजना चल रही है, सबको राशन मिल रहा है। हमारी सरकार तो कर ही रही है। मैं भाई साहब आपसे ये पूछना और चाहूँगा कि आपने अपने संघर्ष के पल, पार्टी के संघर्ष के पल, परिवार के संघर्ष के पल बताए। अब आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, और युवाओं के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के लिए क्या करना चाहेंगे, उनकी प्रेरणा का क्या स्रोत रहेगा? मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा तो पूर्ण गरीबी की वजह से है। आज शिक्षा के बहुत साधन हैं। आज शिक्षा नौजवानों के हाथ में है, वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, वो राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, राजनीति को सेवा का माध्यम सुने, राजनीति में उनको आना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में युवा काम कर रहे हैं, यदि उनको भविष्य में कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो संयम, समर्पण, समन्वय, सामंजस्य और संस्था के लिए यानी दल के लिए काम करते रहें। और ये मत सोचें कि राजनीति शॉर्टकट है। राजनीति में अवसर बहुत बड़ी चीज़ है, राजनीति में भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। और जो अवसर के साथ काम करेगा, राजनीति में समय के साथ काम करेगा, पार्टी में काम करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, वो व्यक्ति जो वाकई में भाजपा के लिए, संघ के लिए समर्पित होकर काम करेगा, पार्टी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी के पास बहुत सी ऐसे संस्थाएं हैं, संसाधन है, हर कार्यकर्ता पे नज़र है, कौन कार्यकर्ता क्या कहता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, माननीय नितिन नवीन जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे नेतृत्व का, हमारे मातृ संगठन का एक ऐसा दूरगामी चश्मा है जिससे उन्होंने देखा ये कार्यकर्ता भविष्य की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए जो हमारा संकल्प है मोदी जी का 2047 में विकसित भारत और 1925 में हमारे मूल संगठन का जब आगाज हुआ, हमने संकल्प लिया भारत को हम परम वैभव पर ले जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये उधर बढ़ते कदम हैं। नौजवानों से अपील है कि वो लोग भी आएं और अपने बढ़ते हुए कदमों से अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए, अपनी कर्मठता को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए आए। अच्छा अवसर है, अब कोई बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में बूथ सबसे बड़ी चीज है। यदि गंगा स्नान करना है, गंगा सागर जाना है, तो गंगोत्री जाना पड़ेगा। राजनीति की सबसे बड़ी सफलता का केंद्र है बूथ।
और बूथ पर रहने वाले जो 1100, 1200, 1000 जितने भी मतदाता हैं और जो कार्यकर्ता नेता उन मतदाताओं के संपर्क में रहता है, मतदाताओं के साथ रहता है, ये जानता है किस व्यक्ति का घर कहाँ है। और उस अगर गंगोत्री में वो गंगा स्नान कर लेता है तो उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी, वो जरूर सांसद विधायक बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब जैसे वर्तमान में मेरा संकल्प है, बहुत लोग राजनीति में मुझसे कहते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बनूंगा ही। क्यों? मेरे संघर्ष, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरी पार्टी की कृपा और मुझे जो काम बताए जाते हैं, जो मेरे से पार्टी अपेक्षा करती है, निस्वार्थ उसको काम करता हूँ। तो लोग कहते हैं भाई भले ही मैं ना बन पाऊँ पर मेरा आत्मविश्वास है मुझे पार्टी एक दिन मंत्री जरूर बनाएगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। और किसी के आत्मविश्वास को कोई रोक कैसे सकता है? मेरा आत्मविश्वास था मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जाऊंगा तो मैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बना, खादी बोर्ड का उपाध्यक्ष बना। मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन विधान मंडल में जाऊंगा तो विधानमंडल दल का सदस्य बना, मैं विधायक हूँ, विधान परिषद का सदस्य हूँ। मेरा आत्मविश्वास है कि मैं मंत्री भी बनूंगा। मेरा आत्मविश्वास है कि मेरी 70 वर्ष की उम्र जब पूर्ण होगी तो मैं राज्यसभा का सदस्य होऊंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास जब मेरा है और वो आत्मविश्वास यूँ है कि मैंने काम किया है, मैंने परिश्रम किया है, मेरी पार्टी और मेरा भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी जरूर मुझे अवसर देंगे, मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा और फिर मैं और कठिन परिश्रम करते हुए पार्टी का काम करूंगा। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, वो भी पास में, तो हमें भी रोज़ रोज़ जो परेशानी, हम इतनी दूर नहीं जा पाते हैं, तो हमारे जो और भी हैं, जो परिवार के लोग हैं और समाज के लोग हैं, वो मिल सके, बहुत दूर चले गए। अच्छा, उनके संघर्ष के पल तो आप सबने देखे होंगे, किस प्रकार वो जीवन जिया यहाँ पर, उन्होंने किस प्रकार संघर्ष करा, किस प्रकार राजनीति में संघर्ष करा, स्ट्रगल करा। आज काफ़ी मेहनत करी उन्होंने और बहुत अच्छे तरह से रहे हैं और सबको परिवार के जन मानकर दिए उन्होंने। और हम चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे अपना कोई कार्यालय खोले या अपना यहाँ पर छोटा कोई मकान ले लें, जो अपना की जो परेशानी है वो हल हो सके, उनके आराम से मिल सके। धन्यवाद। यूपी किस न्यूज़ से मैं ऋषि भारद्वाज, कैमरामैन श्रोम यादव के साथ। अभी हमने दिखाया गोपाल अंजान जी का वो 50 गज का मकान जो कटघर में था। अब दिखा रहे हैं कि वो लाजपत नगर में एमएलसी बनने के बाद किस मकान में रहे। 100 गज का एक छोटा सा मकान जो अब डॉक्टर साहब ने ले रखा है। और हमारे साथ वहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव कश्यप जी हैं, वो बताएंगे गोपाल जी के विषय में। गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसीलिए है पार्टी ने उनकी संगठन के प्रति वफादारी को देखते हुए उन्हें अपर हाउस में भेजा है ताकि वो मुरादाबाद की जन समस्याओं को सदन में उठा सकें, और वो उठा भी रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर रहते हैं, पता चलता है कि मुरादाबाद की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहते हैं। कई समितियों में वो जो शासन द्वारा बनाई गई हैं उनमें सदस्य भी हैं, उनमें भी वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर जब वो रहते थे तो उनका व्यवहार कैसा था कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, गोपाल जी का व्यवहार तो शुरू से ही बहुत अच्छा है। यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, अब चूँकि वो लाजपत नगर में आए तो पहले वो दर्जा राज्य मंत्री बने, उसके कुछ समय बाद पार्टी ने उनकी संगठन क्षमता के प्रति देखते हुए उन्हें एमएलसी बनाया। उसके बाद वो यहाँ से चूँकि जगह कम थी इस वजह से वो चले गए। अब दिल्ली रोड नया मुरादाबाद में उनका आवास है। हम तो ये चाहते हैं कार्यकर्ता होने के नाते कि वो शहर में ही कहीं अपना मतलब जो है जगह बनाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जा पाते दिल्ली रोड, क्योंकि किसी पे साधन है किसी पे नहीं है, तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे चले भी जाते हैं लोग, लेकिन अधिकतर लोग जो उनसे प्यार करते हैं, खासकर कटघर के गरीब गुरबा लोग हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी बात भी सुनते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। मेरा भी उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो कटघर क्षेत्र में कहीं अपना एक कार्यालय खोलें ताकि हमारी जो है राम राम उनसे लगातार होती रहे। वैसे होती रहती है लेकिन होती रहती। मेरी बात जब हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं लाजपत नगर या कटघर में या फिर विजयनगर में कोई 100-150 गज का और मकान या ज़मीन का इंतजाम कर रहा हूँ, जिससे कार्यकर्ताओं से मैं रूबरू होता रहूँ और कटघर के लोगों से रूबरू। मकान देखिए। अगर ऋषि भाई आपकी बात
अच्छी अगर ऐसा कर लें तो और बढ़िया रहता कार्यकर्ताओं के लिए भी, और उनके जो मिलने जुलने वाले हैं, उनके पुराने पड़ोसी हैं, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बढ़िया कार्यकर्ता हैं गोपाल जी, लोगों की बात भी सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। बहुत बढ़िया नेचर के। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जी बीच में सरदार जी बजेंद्र सिंह जी हैं, जो उनके पड़ोसी थे, तो वो कह रहे हैं कि उनके बगैर यहाँ का सूना सूना हो रहा है। उनसे पूछते हैं किस प्रकार उनका जाने का दुख है आपको। हमें उनके जाने का बहुत दुख है। जिस दिन से वो गए हैं हमारी गली सुनी हो गई है। हमसे उनका बहुत प्रेम था। हम चाहते हैं कि वो दोबारा इसी गली में एक छोटा सा मकान जरूर है। हमारा उनसे निवेदन है। अच्छा, वो आपके दुख सुख में साथ हमेशा खड़े होते थे? बिल्कुल, हर टाइम, बिल्कुल परिवार का माहौल था हमारा। हमेशा सदैव, और अब भी खड़े हमारे हैं, फैमिली सदस्य अब भी खड़े हैं, वो अभी भी साथ में है। कोई बात हम फ़ोन पे उनसे करते हैं तो उसका वो तुरंत समाधान करते हैं, तुरंत कॉल करते हैं। वो हमारे मुझे फैमिली बताइए। मेंबर हैं। अब भी मैं भी समाधान गोपाल जी से अपील करूंगा एक बार और अपने चैनल के ही मार्फत कि गोपाल जी एक छोटा सा यहाँ पे ही चाहे विजयनगर में, गोविंद नगर में, कटघर में, लाजपत नगर में एक मकान ले लें, जिससे कार्यकर्ताओं से आसानी से रूबरू होते रहें। धन्यवाद।